नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 6वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर के प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, क्रिएशन ऑफ रीडिंग कॉर्नर्स इन द क्लासरूम हेल्प्स, यानी कि जो कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बनाया जाता है, मतलब कि एक कोने पर एक रूम होगा जिसमें बच्चों को बैठ करके पढ़ने के लिए सुविधा दी जाती है। ये रीडिंग कॉर्नर किस में हेल्प करता है, ध्यान से समझिएगा। रीडिंग कॉर्नर का मतलब ये होता है कि बच्चे के सिलेबस के अलावा बहुत सारी उसमें पुस्तकें रखी रहती हैं उसके एज ग्रुप के हिसाब से, मतलब कि उसकी मानसिक स्तर के हिसाब से, और जो भी उसका इंटरेस्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा या फिर जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वह अपना कोई भी बुक लेकर के वहाँ पर जाकर के पढ़ सकता है। ये होता है रीडिंग कॉर्नर का मतलब। तो ये किस में हेल्प करेगा, चलिए विकल्पों से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, द टीचर टू मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड टू डेली सिट हियर फॉर एन आवर फॉर माइंडफुलनेस, यानी कि ये कहा जा रहा है कि टीचर प्रत्येक छात्रों के लिए ये मैंडेटरी यानी कि आवश्यक कर दे कि प्रत्येक छात्र यहाँ आ करके 1 घंटा बैठेंगे और अपने माइंड को फुलफिल करेंगे। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि माइंड जो है वो बिल्कुल खाली है बच्चों का और उसको भूसा की तरह भरने की बात की जा रही है। तो देखिए, बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन को सीधे माइंड में भरते नहीं जाते हैं। तो ये माइंडफुलनेस निगेटिव वर्ड है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, द टीचर टू मेक देम सिट इन अ कॉर्नर इफ दे हैव नो फिनिश्ड देयर होमवर्क, यानी कि ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे अपना होमवर्क नहीं किए हैं तो उनको इसी रीडिंग कॉर्नर में ले जाकर के बैठाया जाएगा। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये जबरदस्ती ले जाकर के बैठाने के लिए या फिर दंड देने के लिए नहीं है कि होमवर्क नहीं किया तो वहां पर ले जाकर बैठा दिया जाए। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं या फिर कोई कहानी की किताब पढ़ सकते हैं, इसलिए रीडिंग कॉर्नर बनाया जाता है, ना कि दंड देने और वहां पर ले जाकर के बैठाने के लिए। ठीक है, ये भी गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, द चिल्ड्रेन टू सिट इन अ कॉर्नर एंड कंप्लीट देयर क्लास वर्क, तो यहां पर होमवर्क के लिए ये नहीं बनाया गया, ये भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, द चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग देयर इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, निगेटिव सेंस में पूछा गया, यानी कि ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, यानी कि बच्चों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के प्रति साक्षर होंगे, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, लर्निंग टू यूज लैंग्वेज फॉर पर्पज, यानी कि उद्देश्य के लिए इस भाषा का प्रयोग बच्चे कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, बच्चे भविष्य में जाकर के इस लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, इस वजह से इसका एक पर्पज है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, टू रीड फॉर मीनिंग, यानी कि अर्थ समझने के लिए पढ़ने के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है, राइट ऑन एब्स्ट्रैक्ट थीम्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त चीज़ें, मतलब कि जो बच्चे नहीं देखे हुए अमूर्त चीज़ों पर लिखने की बात की जा रही है। तो बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं, वो चीज़ों को मूर्त अवस्था में देख करके ही सीखते हैं और मूर्त अवस्था में देखी गई चीज़ों पर ही अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। और ये क्या कह रहा था, अमूर्त कह रहा था, अमूर्त की वजह से ये पूरा विकल्प ही निगेटिव हो गया। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर शुड यूज अ लैंग्वेज गेम इन द क्लास वाइल टीचिंग इंग्लिश बिकॉज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को इंग्लिश पढ़ाते समय कक्षा में लैंग्वेज गेम का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा क्यों? लैंग्वेज गेम क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए बच्चों को
दो ग्रुप में या फिर तीन ग्रुप में बांट दिया गया और उनको कोई वर्ड दे दिया गया। उसके बाद से वर्ड जिस भी अल्फ़ाबेट पर जाकर के समाप्त होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी एक ग्रुप के बच्चे ने बोला कैट, तो कैट किस पर समाप्त हो रहा है? टी पर। तो अगला जो ग्रुप होगा वो टी से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द बताएगा, जैसे कि मान लीजिए क्या हो जाएगा? टाइगर। और उसके बाद से जो तीसरा ग्रुप है, इस शब्द के अंतिम जो अल्फ़ाबेट होगा यानी आर, उससे शुरू होने वाला कोई वर्ड बताएगा, जैसे कि रैट। इसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज गेम। और केवल यही नहीं होता है, बहुत सारे लैंग्वेज गेम हो सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को शब्दों और इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज गेम होता है। तो ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंग्लिश की कक्षा में ये लैंग्वेज गेम बच्चों को क्यों लैंग्वेज गेम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि इट हेल्प्स द टीचर टू करेक्ट देयर ग्रामेटिकल एंड प्रोनाउंसिएशन एरर फ्रिक्वेंटली, यानी कि लैंग्वेज गेम की मदद से शिक्षक जो हैं वो बच्चों के ग्रामेटिकल और प्रोनाउंसिएशन एरर को सही कर सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि इस लैंग्वेज गेम का मतलब ये होता है नए नए शब्दों के बारे में बच्चों को बताना, ना कि उसका ग्रामेटिकल और प्रोनाउंसिएशन ठीक करना। प्रोनाउंसिएशन तभी ठीक हो पाएगा जब बच्चा लगातार एक तरीके से कम्युनिकेट करेगा। और ये लैंग्वेज गेम में लगातार कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, वो पर्टिकुलर एक शब्द बोलेगा मात्र, और शब्द से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। तो इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, इस वजह से प्रोनाउंसिएशन एरर को फ्रीक्वेंटली करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहां पर मैं बता दूं, फ्रीक्वेंटली अगर करेक्ट करने की बात होती तो यहां पर टीचर पहले उस शब्द को स्पष्ट शब्दों में और सही प्रोनाउंसिएट करके बताता, लेकिन यहाँ पर टीचर का रोल कुछ भी नहीं है। टीचर बस एक तरीके से मॉनिटर कर रहा है कि किस ग्रुप के बच्चे ने कौन सा शब्द बोला है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन टीचर के द्वारा नहीं किया जा रहा। अगर टीचर के द्वारा करके बताया जाता सही तरीके से, बिल्कुल करेक्ट तरीके से, तो हो सकता था कि प्रोनाउंसिएशन बच्चों का डेवलप हो। लेकिन यहाँ पर केवल बच्चे ही शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बच्चे ही शब्द केवल बोल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन एरर को दूर करने की बात नहीं होगी। ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए बात करेंगे तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प कहा जा रहा है इट विल प्रोवाइड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देन द शाई वन। शाई मतलब होता है कि जो बच्चे शर्माते हैं कक्षा में, उसकी बात की जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इस विकल्प में कि ये कक्षा में जो इंटरेस्टेड छात्र हैं, जो रुचि ले रहे हैं इस लैंग्वेज गेम में, उनको मौका तो दिया जाए, उनको ज़्यादा मौके दिया जाए उस बच्चे के तुलना में जो कि कक्षा में शर्माते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। चाहे बच्चा कक्षा में शर्माता हो, बहुत कम बोलता हो, अपने में ही स्वलीनता वाला बच्चा हो, फिर भी सबको साथ लेकर के चलना है एज ए टीचर। आपको आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान देंगे और दूसरे बच्चे को इग्नोर कर देंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि समावेशी कक्षा की बात की जाती है जिसमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। और यहाँ पर ये विकल्प कह रहा है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर तो आप ध्यान दे रहे हैं और बाकी के बच्चों को आप छोड़ दे रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इट प्रोवाइड्स अ स्टिमुलस टू कंप्लीट द सिलेबस। स्टिमुलस कहने का मतलब कि उद्दीपक, यानी कि एक प्रेरक की तरह कहा जा रहा है कि ये जो लैंग्वेज गेम होता है वो प्रेरक होता है बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, तो ये विकल्प संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट एड्स वेरिएशंस टू लेसन एंड प्रोवाइड्स अ पॉसिबल इंसेंटिव टू यूज द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के लेसन को सीखने में ये वेरिएशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ एक तरीके से पॉज देता है, बच्चों को ठहराव देता है, ताकि वह बच्चे जो टारगेट लैंग्वेज है, जो यानी जो इंग्लिश है, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करना सीखें। क्योंकि आप इंग्लिश में कब बोल पाएंगे? जब इंग्लिश के शब्दावलियों को जानेंगे। और जैसे जैसे आप, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि कैट, टाइगर और रैट, इस प्रकार की चीज़ें जब बोलेगा बच्चा, तो जाहिर सी बात है परिवेश में इन सभी चीज़ों को वो देखा हुआ है और अपने लैंग्वेज में इसको यूज कर पाए, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए टारगेट लैंग्वेज को सीख पाए। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था लैंग्वेज गेम का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन नंबर 1 है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मटेरियल यूज्ड बाय अ लैंग्वेज टीचर टू मेक हिज लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव इज। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज टीचर है, जो भाषा का शिक्षक है, वो बच्चों को कुछ मटेरियल यूज कर रहा है लैंग्वेज सिखाने के संदर्भ में, भाषा सिखाने के संदर्भ में। तो ये जो मटेरियल है उसको क्या बोला जाएगा? तो इसको हम लोग TLM बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, यानी एक से ज़्यादा भाषा जानना, एक से ज़्यादा भाषा का नॉलेज जो है वो क्या करता है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बिकम्स अ बर्डन। बर्डन मतलब होता है बोझ,
टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बहुभाषिकता जो है वो एक संसाधन के तौर पर देखना चाहिए एज ए टीचर आपको, और ये विकल्प कह रहा है कि वो बर्डन है। बहुभाषिकता जो है यानी मोर देन वन लैंग्वेज नॉलेज जो है वो बर्डन, बोझ बताया जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है एनसीएफ 2005 के अनुसार, इस वजह से ये विकल्प उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है कॉन्फ़िगर्स द लर्नर्स व्हाइल लर्निंग अ न्यू क्लासरूम। न्यू क्लासरूम की बात की गई है, लैंग्वेज क्लासरूम की बात नहीं की गई, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि न्यू क्लासरूम में आपके अदर सब्जेक्ट्स के क्लास भी आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और एक और कोई लैंग्वेज आता है, तो ये हो गया ना मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी लैंग्वेज आते हैं लेकिन विज्ञान आपको कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या ये संभव है कि इन सभी लैंग्वेज की मदद से आप विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि विज्ञान का अलग ही नियम है, विज्ञान के नियमों को आपको पढ़ना होगा। केवल आप 4-5 भाषा जान जाएंगे तो उससे ऐसा थोड़ी है कि दूसरे विषय के बारे में आप जान जाएंगे। लैंग्वेज एकमात्र उस कॉन्टेंट को समझने का साधन मात्र है, ना कि आपको कॉन्टेंट समझा करके देगा लैंग्वेज आने के बावजूद भी आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप विज्ञान सीख पाएंगे। और ये विकल्प क्या कह रहा था कि मोर देन वन लैंग्वेज जानने के बाद से ये बच्चों को न्यू क्लासरूम में कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है, यानी कि सीखने में मदद करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि विज्ञान अगर पढ़ाया जा रहा है तो विज्ञान को समझना अनिवार्य है। वहाँ पर लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि 2-3 लैंग्वेज आप जान रहे हैं तो विज्ञान आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये विकल्प निगेटिव, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बिकम्स एन इंटरफियरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। इंटरफियरेंस मतलब कि बाधा उत्पन्न करना। तो ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चे एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानते हैं तो वो नए लैंग्वेज को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी के बाद से जब आप टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को विद्यालय में पढ़ते हैं औपचारिक तरीके से, तो जो चीज़ें कठिन होती हैं उसका डिफिनीशन आपको हिंदी में बताया जाता है। यानी कि हिंदी में आप उस चीज़ों को जल्दी समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मातृभाषा है। तो यानी कि इंग्लिश सीखने में आप हिंदी का मदद तो ले ही रहे हैं। यानी कि जो लैंग्वेज आपने सीख लिया है उस लैंग्वेज का यूज करके आप अगली लैंग्वेज सीख सकते हैं। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि जो मोर देन वन लैंग्वेज जानते हैं वो बाधा उत्पन्न करेगा नई लैंग्वेज को सीखने में। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक लैंग्वेज या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानने पर जब नया लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो वो उसको हेल्प करता है उस नई भाषा को सीखने में। ये पॉजिटिव था और यही हमारा सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फॉर टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 वी शुड मोर फ्रिक्वेंटली यूज। यानी कि कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाते समय हम लोग सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, कक्षा 1 के छात्र हैं, कक्षा 1 के छात्र को अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को लय में पढ़ाया जाए, कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, बाल गीत के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए लय की बात की गई है और गीत की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइम्स ऑन एंड सॉन्ग्स इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। बच्चे को कविता भी पढ़ाई जाती है तो लय में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये लय में क्या होता है, बच्चे आनंद लेते हैं, ठीक है। इस वजह से कक्षा 1 के बच्चों के लिए राइम्स एंड सॉन्ग्स ही इंपॉर्टेंट है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ एरर इज, यानी कि जो गलतियां हैं उनका एनालिटिकल स्टडी क्या कहलाता है? तो इसे एरर एनालिसिस कहते हैं, यानी कि त्रुटियों का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, यानी कि एक प्रभावशाली भाषा शिक्षक के बारे में कौन सा लक्षण सही है, हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विल अवॉइड टेलिंग स्टोरीज एंड फोकस ऑन कंप्लीटिंग द टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस। यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षक है वो कहानी कथन को अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है और सिर्फ फोकस इस बात पर कर रहा है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बच्चों का टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए। तो केवल सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को चीज़ें समझ में आए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे और ये विकल्प उसको अवॉइड करने की बात करता है। इस वजह से विकल्प नंबर 4 निगेटिव और ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प दिया गया, विल राइट सम शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षक जो है वो कुछ छोटी कहानियों को लिखेगा बच्चों के लिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कहानियां तो उसके पुस्तक में पहले से दी गई हैं, तो ये टीचर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विल रिलाई इंटायरली ऑन द स्टोरीज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि जो उसके टेक्स्ट बुक में जो उसके किताबों में कहानियां दी गई हैं सिर्फ उस पर ही निर्भर रहने के लिए बोला जा रहा है। केवल
इंटायरली यानी कि एकमात्र, केवल, यही, ये सभी वर्ड जो है इंटायरली, ये सभी वर्ड नेगेटिव सेंस में आते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उस पर निर्भर रहने की बात कर रहा है, केवल किताबों पर ही निर्भर रहने की बात कर रहा है, तो ये विकल्प नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके हमको बताना है, यानी कि स्कूल को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ना है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि केवल टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहना, यानी कि केवल किताबी कीड़ा बनाने की बात की जा रही है। ये विकल्प नेगेटिव था संकुचित होने की वजह से, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए, विल चूज एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रेन फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चों के बाल साहित्य से, बच्चों के आयु के हिसाब से, यानी एज अप्रोप्रिएट उनको स्टोरी बताना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अब कक्षा 1 से 5 तक का बालक है, यानी प्राइमरी लेवल का बालक है, तो आप उसको ऐसी कहानी थोड़ी बताएंगे जो कि उसके मानसिक स्तर से बहुत उच्च हो और बहुत उच्च कक्षा में पढ़ाई जाती हो। जाहिर सी बात है बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से ही तो बताएंगे। यही विकल्प नंबर 2 कह रहा है कि बच्चों के बाल साहित्य में से उस कहानियों का चयन किया जाएगा जो कि बहुत उसके मानसिक स्तर के हिसाब से बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट होगा। ये विकल्प पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर यूजेज रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच चिल्ड्रन न्यू वर्ड्स बिकॉज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए जो टीचर है, यानी जो शिक्षक है, वो वास्तविक चीज़ों का प्रयोग करता है। ऐसा क्यों? तो वास्तविक चीज़ जो बच्चे अपने परिवेश में देखे हुए हैं उससे बच्चे कोरिलेट कर पाते हैं नए शब्दों को सीखने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि इट हेल्प्स इन टीचिंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। अब मान लीजिए बच्चे को मैं मैंगो बताना चाहता हूँ, नया शब्द आम बताना चाहता हूँ, तो मैंगो में बताने के लिए आम का रियल इमेज बच्चों, रियल मतलब कि बिल्कुल आम, सही तरीके से आम दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से आम ही दिखा रहा हूँ। तो ये कहा जा रहा है कि क्या उससे उसके बच्चों के स्पेलिंग, वर्ड के स्पेलिंग को करेक्ट किया जा सकता है। मैंगो दिखाने से उसका स्पेलिंग से क्या रिलेशन है? मैंगो दिखाने से बस बच्चे उस वर्ड के बारे में जानेंगे, मैंगो के बारे में जानेंगे, उस नए शब्द मैंगो के बारे में जानेंगे, ना कि उसकी स्पेलिंग के बारे में जानेंगे। तो ये वो विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि ये कह रहा था कि मैंगो दिखाने से बच्चों के स्पेलिंग करेक्ट किया जा सकता है, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, न्यू वर्ड कैन ओनली बी टॉट थ्रू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि नए शब्द केवल ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं को दिखा करके ही सिखाया जा सकता है। केवल यहां पर आ गया ना, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं और केवल को अंग्रेजी में ओनली बोलते हैं। तो यहां पर ये केवल आने की वजह से ये विकल्प निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेज आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सो रियल ऑब्जेक्ट फॉर एवरी वर्ड इज मैंडेटरी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीज़ों के बारे में जानने के संदर्भ में, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाया जाता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, एक तो यहाँ पर कम आंका जा रहा है बच्चों को, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाना आवश्यक ही है तभी बच्चे सीख पाएंगे। ये निगेटिव इसलिए है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रियल में नहीं लाई जा सकती। जैसे आप पृथ्वी कक्षा में थोड़ी ला दिखा देंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चे पृथ्वी के बारे में नहीं जान पाएंगे। मतलब कि रियल वो नहीं होगा, लेकिन उसका एक मॉडल जरूर लाया जा सकता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है? ये विकल्प ये कह रहा है कि जब तक रियल चीज़ें नहीं लाई जाएंगी तब तक बच्चा कैपेबल ही नहीं है नए शब्दों को सीखने के संदर्भ में, इस वजह से ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू एसोसिएट वर्ड्स विथ ऑब्जेक्ट्स दे यूज इन रियल लाइफ, यानी कि बच्चे जो वास्तविक जीवन में वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे नए शब्दों को सीखने के संदर्भ में। जैसे कि बच्चे को अगर बी अल्फ़ाबेट के बारे में बताना है तो आप बॉल से जोड़ करके बताते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म से ही बॉल से खेल रहा है, और बॉल से जानने के बाद से वो बच्चा बी एक तरीके से जो अल्फ़ाबेट है या फिर जो बॉल शब्द है उससे कोरिलेट कर पाएगा कि हाँ ये तो चीज़ मैं जानता हूँ, बॉल से तो मैं रोज़ खेलता हूँ। तो जो चीज़ें वास्तविक जीवन में वो देख रहा है उससे जोड़ करके शब्दों को जब बताया जाता है तो बच्चे इसको जल्दी सीखते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके उसको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइल टीचिंग अ पोयम इम्फेसिस शुड बी लेड ऑन, यानी कि बच्चों को कविता पढ़ाते समय निम्न में से किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इम्फेसिस यानी कि महत्व देना चाहिए, ये बोला जा रहा है। चलिए बात करेंगे पहले विकल्प की। कहा जा रहा है द मीनिंग ऑफ वर्ड, तो पोयम बच्चों को आनंद के लिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे लय और ये सभी चीज़ों को सुन करके उनको आनंद आता है। तो इससे वर्ड शब्दों के अर्थ ये ब्रॉड सेंस में नहीं है, संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि मेमोराइजिंग द पोएम, मेमोराइजिंग का मतलब होता है याद करना, रटना। एनसीएफ 2005 रटना, याद करना जैसे शब्दों को निषेध करता है, निगेटिव मानता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें या फिर एनसीएफ 2005 की बात करें, दोनों ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, करके ना कि याद करके। तो ये विकल्प मेमोराइज याद करने पर जोर देता था, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव था। तीसरा देखिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द पोएम, अब कविता के माध्यम से बच्चों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं बताया जा सकता, ठीक है, तो ये विकल्प हमारा निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सेज फॉर ऑफ लर्नर्स टू द पोएम, यानी कि बच्चों के व्यक्तिगत जो प्रतिक्रिया है उसको जानने के लिए, उसका प्रतिक्रिया लेने के लिए लर्नर्स टू द पोएम, मतलब उस कविता के संदर्भ में जो शिक्षार्थी हैं उनका पर्सनल प्रतिक्रिया लेने के लिए ये पढ़ाया जा रहा है। ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में, और यही हमारा सटीक उत्तर होगा, विकल्प नंबर 4 पॉजिटिव, और यही इसका जवाब होगा। दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।